कौन सा बयान दुरुस्त है। 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ना है, कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है कि बच्चों में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं होती है। क्या बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है या नहीं होती है। तो अगर आप लोग नोम चॉम्स्की के नज़रिया को ध्यान में लाएं तो उन्होंने LAD का कंसेप्ट दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और उन्होंने ये बताया कि बच्चे के दिमाग में एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो बिना कोशिश के गैर शऊरी अमल से ही अपने आप ज़बान सीख लेता है। यानी बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं होती है, तो ये वाला गलत हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चों में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। चौथा वाला ऑप्शन है, यानी कि हमारा जो जवाब होगा वो ऑप्शन 4 होगा। बी और सी क्यों गलत है, तो देखो बच्चों में ज़बान सीखने की सलाहियत बहुत महदूद होती है, लिमिटेड होती है, इसमें कहा जा रहा है, इसलिए ये वाला गलत है। और ज़बान सीखने के लिए कवायद का सीखना अशद ज़रूरी है, अति आवश्यक है। तीसरे वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है तो ज़बान का सीखना ज़रूरी नहीं होता है लैंग्वेज लर्निंग में, इसलिए सी वाला गलत हो गया। तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो चौथा वाला ऑप्शन है, यानी कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये कथन आपसे पूछा जाए किसका है, तो नोम चॉम्स्की का है। अगला सवाल, कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहला है, नासिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है क्योंकि उसे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से मुताल्लिक ख़राबी को कहते हैं। पढ़ने में दिक्कत या परेशानी है तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। नासिरा बार बार अटक रही है यानी कि उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसे डिसलेक्सिया है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि शमीम को लिखने में दिक्कत महसूस होती है क्योंकि वो डिसग्राफिया से दो चार है। डिसग्राफिया क्या होता है, जब कोई भी बच्चा फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम फेस करता है, लिखने में उसे दिक्कत होती है तो उसे डिसग्राफिया होता है। यहाँ शमीम को भी लिखने में दिक्कत है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तीसरा जो है कि मेहनत और मोहब्बत, लफ्ज़ को पढ़ते वक्त फ़र्क न करना डिसकैलकुलिया है। क्या डिसकैलकुलिया में एक जैसे अल्फाज को पढ़ने में दिक्कत होती है, जी नहीं। डिसकैलकुलिया जो है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कैलकुलेशन में अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है तो वो डिसकैलकुलिया कहलाती है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा सा को वाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड उसे प्रॉब्लम हो रही हैं, तो उसे डिसलेक्सिया होती है, ना कि डिसकैलकुलिया। तो ये वाला बयान हमारा गलत हो गया। और रियाजी खराबी को डिसकैलकुलिया कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। रियाजी खराबी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा गलत कौन सा है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन गलत है, दुरुस्त नहीं हमसे पूछा है, तो हमारा जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी कि मेहनत और मोहब्बत एक जैसे लफ्ज़ को पढ़ने में फ़र्क न करना डिसकैलकुलिया नहीं बल्कि डिसलेक्सिया होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कहा जा रहा है कि आमोज़गारों को इल्म के हुसूल में मदद देने के लिए उस्ताद को किस चीज़ पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को लर्निंग में हेल्प करें, ज्ञान को हासिल करने में, प्राप्त करने में बच्चों की सहायता करें, तो इनमें से किस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्या याद कराने पे, नंबर और ग्रेड पे, तामुल यानी कि सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया पे, या फिर सीखने के उसूलों के माहिर बनाने में। तो देखिए इन चारों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज लर्निंग के लिए वो है तामुल यानी कि इंटरेक्शन अंतःक्रिया। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं रसिया से जिनका ताल्लुक था, लेव वाइगोस्की। उन्होंने कहा कि बच्चों में जो ज़बानी नशोनुमा होती है वो समाजी तामुल के नतीजे में ही होती है।
यानी कि बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही विकास होता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो आमोज़गारों को इल्म के हुसूल में मदद देने के लिए उस्ताद को तामुल पे, इंटरेक्शन पे, अंतःक्रिया पे ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। अगला सवाल की कौमी दर्सियात का खाका सन 2005, NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में इसे राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा सन 2005 कहते हैं। तो इसके मुताबिक गलतियां अहम हैं। क्यों अहम हैं? NCF कह रहा है कि बच्चे जो गलतियां करते हैं वो अहम है। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि ये लर्नर्स को पास या फेल में बांटने का, क्लासिफिकेशन करने का एक अच्छा ज़रिया है कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उनको फेल करो और उनको बांट दो, और जो गलती नहीं कर रहे हैं उनको पास करो और उनको दूसरे वाले ग्रुप में डाल दो। या फिर ये मुअल्लिम को डांटने के लिए एक तरीका देती है, यानी कि बच्चे गलतियां करते हैं तो गलतियों की वजह से मुअल्लिम उन्हें डांट पाता है। या फिर गलतियां इसलिए अहम है क्योंकि ये बच्चों के ख्यालात को बसीरत देती है, इनसाइट देती है, अंतर्दृष्टि देती है और तदरीसी आमोज़ी अमल में, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। या फिर गलतियां अहम इसलिए हैं क्योंकि ये क्लास के कुछ बच्चों को हटाने के लिए बुनियाद फराहम करती है, यानी जो बच्चे गलती कर रहे हैं उनको क्लास से हटा दो। तो NCF कह रहा है कि गलतियां अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि ये बच्चों को इंसाइट देती है, टीचर्स को फीडबैक देती है और गलतियां जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। गलतियों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए NCF कह रहा है कि गलतियां अहम होती हैं। अगला सवाल कि उस्ताद ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी मसले को हल नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक तजर्बाकार फ़र्द की हिदायत से हल कर ले रहा है। तो इस हिदायत को क्या कहेंगे? पुष्पा मूवी से आप लोगों को एक डायलॉग याद आ रहा होगा, मैं झुकेगा नहीं। तो यहाँ पे पुष्पा खुद से नहीं झुक पा रहा है, लेकिन टीचर उसको पीट के झुका दे रहा है। तो ये जो पीटना है ये क्या है? तो इसको हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प होती है जो टीचर्स की तरफ से या फिर किसी भी तजर्बाकार या किसी भी सीनियर स्टूडेंट की तरफ से बच्चे को टेम्परेरी दे दी जाती है और ज़रूरत पड़ने पे हटा ली जाती है, तो उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आप अगर चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट दिया दो लोगों ने, एक दिया जीन पियाजे ने और एक दिया वाइगोस्की ने। वाइगोस्की के मुताबिक अगर बच्चे किसी काम को करते हुए खुद से बात करते हैं तो वो होती है प्राइवेट स्पीच, जबकि पियाजे ने बताया कि अगर बच्चे किसी काम को करते हुए खुद से बात करें तो इसे ईगोसेंट्रिज्म यानी कि अनायत यानी कि अहम केंद्रिता कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में प्राइवेट स्पीच है, तो प्राइवेट स्पीच मतलब वाइगोस्की के मुताबिक खुद से किसी बच्चे का बात करना। ZPD मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसे कहते हैं उर्दू में कुर्ब नशो नुमा का इलाका, यानी कि अगर कोई बच्चा किसी काम को खुद से कर ले रहा है और किसी दूसरे काम को किसी उस्ताद या फिर सीनियर लीडर की मदद से कर रहा है तो उसके बीच का जो इलाका है वो होगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मुमकिना सलाहियत और अमली सलाहियत के बीच की, मुमकिना सलाहियत और अमली सलाहियत के बीच का जो इलाका है वही कुर्ब नशोनुमा का इलाका कहलाता है। सोशल इंटरेक्शन जानते ही हैं, सामाजिक अंतःक्रिया। तो यहाँ पे आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा? स्कैफोल्डिंग होगा। अगर कोई तजर्बाकार फर्द किसी काम को हल करने में किसी जूनियर स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? एक तालिबे इल्म ज़बान की क्लास में अपनी पहली ज़बान को सीखने में अक्सर मुश्किलात का सामना करता है। क्यों? क्या इसलिए कि अपनी ज़बान को स्कूल में सीखना दिलचस्प नहीं है? खुद की ज़बान स्कूल में सीखने से क्या फ़ायदा? या फिर स्कूल की ज़बान घर की ज़बान की बनिस्बत ज़्यादा रस्मी होती है, ज़्यादा फॉर्मल, ज़्यादा औपचारिक होती है? या फिर बच्चा अपनी ज़बान को जानता है और स्कूल में उस ज़बान को दोबारा सीखना ज़रूर नहीं है? ठीक है, उसकी मादरी ज़बान वो खुद जानता है, स्कूल में क्यों सीखे? तो बताओ, एक बच्चा, मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आप जाते हो क्लास में
उर्दू आपकी मातृ ज़बान है, उर्दू सीखने में आपको दिक्कत हो रही है। तो क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि स्कूल की ज़बान और जो आपकी घर की ज़बान उर्दू है, उसकी बनिस्बत स्कूल की ज़बान घर की ज़बान की बनिस्बत ज़्यादा रस्मी है। स्कूल में रस्मी माहौल होता है, फॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, इसीलिए बच्चे दिक्कत महसूस करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे छूट गया है। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के मुताबिक खुसूसी ज़रूरतों वाले बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड को क्या करने का हक है, उसे कैसे पढ़ाना चाहिए? तो देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 जो कि पार्लियामेंट में 2009 में पास हुआ और 1 अप्रैल को सन 2010 में ये पूरे मुल्क में नाफिज हुआ, लागू हुआ। इसी को उर्दू में हक़ तालीम एक्ट सन 2009 कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए। तजर्बा गाहों में यानी कि लेबोरेटरीज़ में, जहां उन्हें ज़िंदगी की महारतें यानी कि जीवन कौशल सिखाए जाएं, वहां पे स्पेशल चाइल्ड को विशिष्ट बालकों को पढ़ाना चाहिए, या फिर घर पर माँ बाप और देखभाल करने वाले लोगों के साथ जो उनकी ज़रूरत पड़ने पे मदद कर सके वहाँ पढ़ाना चाहिए, या फिर ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए मखसूस स्कूल में स्पेशल और विशिष्ट विद्यालय में बच्चों को जो स्पेशल नीड वाले हैं, खुसूसी ज़रूरत वाले, उनको पढ़ाना चाहिए, या फिर शमूलियती तालीम के निज़ाम में यानी कि समावेशी शिक्षा के व्यवस्था में, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। तो याद रखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कह रहा है कि अगर कोई भी बच्चा स्पेशल है तो आप उसे डिस्क्रिमिनेट ना करो, ठीक है, उसे अलग थलग महसूस ना करवाओ, उस पर बहुत ज़्यादा रहमदिली मत दिखाओ। रहमदिली दिखाओगे तो उसको लगेगा मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ। आपको क्या करना है, शमूलियती तालीम के निज़ाम में, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में सभी बच्चों के साथ, सभी बच्चों की तरह उसे भी पढ़ाना है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, दुआ सिर्फ उन्हीं सवालात का जवाब लिखती है जो उसने याद किए हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई भी बच्ची है दुआ, वो उन्हीं सवालात का जवाब लिखती है जो वो याद करके आई है, खुद से बना के किसी सवाल का जवाब नहीं लिख रही है। तो इसका रीज़न क्या है? क्या उसकी क्लास में सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए वो भी खुद से जो याद किए गए सवाल हैं उन्हीं को लिख रही है, या फिर उसको गौर व फिक्र करने की कुव्वत ख़त्म हो गई है, वो थिंकिंग नहीं कर पा रही, या फिर उसकी याददाश्त बहुत तेज़ है जो याद किया लिख दे रही है, या फिर उसमें कुव्वत तख़य्युल की कमी है, इमेजिनेशन पावर की, कल्पना शक्ति की कमी है। तो देखो, सिर्फ वही सवाल लिख रही है जो वो याद करके आई है, और कुछ सवाल ऐसे जो उसने याद नहीं किए हैं, थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा के गेस करके नहीं लिख पा रही, यानी कि उसमें गेस करने की, कल्पना करने की, तख़य्युल करने की जो ताकत है, जो इमेजिनेशन पावर है, वो नहीं है, उसमें कमी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। सभी ज़बानें, जो सभी ज़बानी महारतें हैं, जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, कौन कौन सी हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, यानी कि लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। ये जो सभी महारतें हैं ये कैसी होती हैं? एक दूसरे से मरबूत होती हैं, संबंधित होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, या फिर एक दूसरे से बढ़कर हैं, या फिर एक दूसरे से अलग हैं, या फिर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, मुतासिर नहीं करती। तो याद रखिएगा, सभी जो महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सभी महारतें एक साथ सीखी जाती हैं। इसमें 2 किस्म की होती हैं, एक होती हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल और दूसरी होती हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल में आपका लिसनिंग स्किल और आपका रीडिंग स्किल होता है, और आपका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल में आपका क्या होता है? स्पीकिंग स्किल होता है और राइटिंग स्किल होता है, ठीक है। लिसनिंग स्किल को हम अखज़ी महारत,
या फिर वसूल करने की महारत कहते हैं, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल को हम तख्लीकी महारत या फिर पैदावारी महारत या तामीरी महारत कहते हैं। इम्तिहान में ये बातें पूछी जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन एनसीएफ के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनमें कौन इंक्लूड नहीं है? पहला है कि स्कूल के बाहर की ज़िंदगी को मालूमात से जोड़ना, यानी जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको बाहर की ज़िंदगी से रिलेट करते हुए पढ़ाएं, तो ये तो एनसीएफ के रूल में शामिल है। रटी हुई आमोजिश के तरीका को तर्क करना, यानी बच्चों में रटने की जो आदत पड़ गई है, रटने का जो तरीका बच्चों ने अपना लिया है उसको छोड़ देना, तो रटने पे जोर नहीं देना चाहिए, ये भी एनसीएफ कह रहा है। एग्ज़ाम को फ्लेक्सिबल यानी कि इम्तिहान को लचकदार बनाना, और क्लासरूम की ज़िंदगी से रियल लाइफ से कनेक्टेड होना, यानी कि एग्ज़ाम जो वो क्लासरूम की ज़िंदगी से कनेक्टेड हो, ये बात भी एनसीएफ की है। लेकिन ये बात एनसीएफ की नहीं है कि निसाब को दरसी किताब पर मबनी होना चाहिए। एनसीएफ कह रहा है कि सिर्फ दरसी किताब पे ही आप मरकूज़ न रहिए, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराइए, दरसी किताब से परे जाके भी पढ़ाइए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि निसाब को दरसी किताब पर ही मबनी होना चाहिए, ये बयान आपका गलत है। ठीक है, एनसीएफ के रहनुमा उसूलों में ये शामिल नहीं है, तो हमारा जो जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा।